बंगाल में जो हो रहा है, राष्ट्रपति और जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर है उसको हाथों हाथ उसके ऊपर कंट्रोल लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन जो है मेरे हिसाब से बंगाल में लगवा देना चाहिए। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में ममता सरकार जो है वो पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा रही है और साथ साथ में हमारे राष्ट्र सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जब प्रेसिडेंट अपने हाथ में पावर लेंगे, जब गवर्नर जो हैं वो इसको देखेंगे, तो उस वक्त जो है जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं बंगाल में वो संभल सकती। सुप्रीम कोर्ट को बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगानी चाहिए और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई विषयों के ऊपर खुद जो है संज्ञान लिया है, वैसे ही बंगाल सरकार को फटकार लगा के उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में आज हालात किसी से छुपे नहीं हैं और आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार वक्फ अधिनियम कानून को लेकर लगातार हिंसा हो रही है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर हाथ रखे बैठी हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं वहां पर मांग की जा रही है कि एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाना चाहिए। बंगाल के हालात और सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं पर आपका क्या कहना है? जो बंगाल में जो हिंसा हुई है अभी वक्फ के कानून के विरोध में, जो अधिनियम हुआ उसके अंदर जो संशोधन हुआ उसके विरोध में, तो ये एक बहुत ही जो है ये बहुत गलत घटना है और मेरे हिसाब से इसका जो संज्ञान है वो बहुत पहले मेरा मानना है राष्ट्रपति जी को ले लेना चाहिए था। उसका कारण ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके की हिंसा हुई है। अगर आप देखेंगे तो जब 2021 में जब ममता बनर्जी की सरकार वापस चुनाव जीत के आई थी तो उस समय भी काफ़ी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे और काफ़ी हिंदुओं को मारा गया था। और 2021 से पहले 2019 के चुनाव में भी अगर आपको याद होगा, जब कई बार लोग दीदी को जय श्री राम बुलाते थे तो दीदी ने जो है 19 में चुनाव के बाद में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की, टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने निर्मम हत्या की वहाँ पे। तो जय श्री राम बोलना भी अपने आप में जो है एक तरीके से एक बहुत बड़ा उनके लिए वो बवाल हो गया था और विवाद उन्होंने जो है उस पर करने की कोशिश की। तो स्टेट का पूरी तरीके से एक सपोर्ट है इस तरीके के हुलीगैनिज़्म को। और हमने आरसी कार अस्पताल में भी जब आप देखेंगे, आपको याद होगा किस तरीके से डॉक्टर की एक तरीके से बलात्कार करके निर्मम हत्या हुई थी। तो पूरी तरीके से जो टीएमसी सरकार है वो एक तरीके से निष्क्रिय है, लॉ एंड ऑर्डर पे उसकी कोई पकड़ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है अपना माफिया फैलाने में, हुलीगैनिज़्म फैलाने में। और ममता सरकार जो है उसकी पूरा शरण है वहाँ पे गुंडों को। और जिस तरीके से वो वहाँ उस राज्य को चला रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी, राष्ट्र सुरक्षा के अगर आप उसके महत्व से भी देखेंगे तो ये बहुत ही डर की स्थिति है। तो मेरा यही मानना है कि किसी भी प्रकार से बंगाल में जो हो रहा है, राष्ट्रपति और जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर है उसको हाथों हाथ उसके ऊपर कंट्रोल लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन जो है मेरे हिसाब से बंगाल में लगवा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के साथ साथ पश्चिम बंगाल में आज जो लगातार हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम संगठनों को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ जो मेन फैक्टर है कि आज जो अवैध बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या, इस पर तो ममता बनर्जी जोर नहीं दे रही हैं, वहीं अन्य पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा वोट बैंक है जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं, और ख़ासतौर पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो भारी संख्या में अब बंगाल में आ चुके हैं पिछले 50 वर्षों में। और यही कारण है कि वो एनआरसी जैसे कानून जो है उसके भी विरोध में रहते हैं। तो ये एक पूरी तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ छुपा नहीं है और ममता सरकार चाहती है कि जितना हो सके इनको पनपाया जाए, जितना हो सके इनके हिसाब से बात की जाए। क्योंकि वो खुद जो है, जब वो ईद का जो कार्यक्रम होता है, ईद मिलन कार्यक्रम होता है, उसमें वो खुद टोपी पहन के जाती है। जब तो इस स्तर का जो अब आप तुष्टीकरण करने पे जब आप आ जाते हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, तो आपको सही गलत जो है वो दिखता नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में ममता सरकार जो है वो पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा रही है और साथ साथ में हमारे राष्ट्र सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। फिर इसी के साथ आपने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, पर ममता बनर्जी तो केंद्रीय बल फोर्सेस जिन्हें पश्चिम बंगाल में लगाया गया है वो भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जब वहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा पहुंची हैं, उन्होंने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है और जो केंद्रीय बल वहाँ पे लगाया गया है उसे टीएमसी और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि ये तो बीजेपी की सेना है। अगर अब
जो है आप जो देश की सुरक्षा में जो सेनाएं तैनात हैं, जो आंतरिक सुरक्षा का प्रभाव देखती हैं, अगर आप उनको भी एक पार्टी स्पेसिफिक से अगर आप जोड़ दें तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। और जो बीएसएफ है, जो आज होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आज वही सेना है जो तैनात है बंगाल बॉर्डर पे बांग्लादेश के साथ में। तो आप सेना के ऊपर इस तरीके के घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत ओछी राजनीति है और कानूनी तौर पे भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट को तो इसका खुद सुप्रीम कोर्ट को वक्फ में एक पेशे के जो है मतलब उस पर जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को तो मेरे हिसाब से इन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो एक बॉर्डर स्टेट के साथ जो स्टेट लगता है, उस स्टेट का सीएम होने के बावजूद, उसके सीएम होने के नाते आप इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं एक सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स पे, वो सीआरपीएफ जिसके लाखों सैनिकों ने जान दी है दंतेवाड़ा में, नक्सली इलाकों में, कश्मीर के अंदर। आपको पुलवामा का हमला याद होगा, उसके अंदर सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे। तो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करके जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये बहुत अनुचित और बहुत ही खेदजनक है। ममता बनर्जी को लेकर कल भी सुनवाई होने वाली है। एसआईटी गठन की जो मांग की गई है सर, कितना ज़रूरी था एसआईटी गठन पूरी हिंसा को लेकर बनाना? एसआईटी बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज एसआईटी ही जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर मॉनिटर करेगी कि ममता सरकार असल में ग्राउंड पे क्या कर रही है। ख़ास तौर पे जिस तरीके के जो घटनाएं सुनने में आती है बंगाल में ग्राउंड लेवल पे, उससे पता चलता है कि बहुत ही भय का माहौल है वहाँ पे। और बहुत डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि बहुत आसानी से जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके ऊपर जो है हमले हो रहे हैं आए दिन। आप देखेंगे कि बहुत बीच में कुछ जत्था जो है वहाँ पे गया निकला, उसके ऊपर जो है वो पत्थर फेंके गए। तो इस तरह की घटनाएं बड़ी आम हैं बंगाल के अंदर। और बंगाल ऐसा तो है नहीं कि कोई बांग्लादेश का हिस्सा है या कोई पाकिस्तान का हिस्सा है, वो है हिंदुस्तान का हिस्सा, भारत का हिस्सा। तो भारत के किसी हिस्से में जब इस तरीके से वापस जब घटनाएं शुरू हो जाए, तो जैसा मैंने कहा आपको कि ये उतना ही भयावह है, उतना ही भयानक है जो 1946 में जब बंगाल में हुआ था, जब हुसैन सोहरावर्दी वहाँ के गवर्नर थे और मुस्लिम लीग के, और जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी, तो सोहरावर्दी ने और कई जो है हिंदू बहनें, उनका उस वक्त बलात्कार हुआ। और उसी घटना के तहत उसके बाद जो है देश का विभाजन जो है उसकी नौबत आ गई। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही भयानक स्थिति है और जितना हम देश का वापस जो है इस तरीके से विभाजन होने दे नहीं सकते। और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो उनको फार साइटेड होना पड़ेगा, वो कमज़ोर नहीं हो सकती। वो इस चीज़ में उनको अपने पावर को बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अगर वो किसी तरीके के बहकावे में आती हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए सही नहीं है। पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर मानव आयोग अधिकार और इसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने वहां के राज्यपाल से मुलाकात की है। सर, सवाल ये है कि अगर पूरे हालातों को, पश्चिम बंगाल की हालातों को लेकर अगर वहां के गवर्नर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, खैर अभी तक नहीं की गई है, पर वो लगातार ध्यान रख रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर वो आगे चलकर एक रिपोर्ट बनाकर देश की राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, जो कि पूरे देश से मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं, हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आती है तो आखिरकार ये राष्ट्रपति शासन किन जगहों पर लगाया जाता है, किस तरीके की परिस्थिति में लगाया जाता है, और क्या है ये 356? 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी है। जैसे 352 अनुच्छेद है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। जो 356 अनुच्छेद है वो स्टेट इमरजेंसी में जब भी स्टेट के अंदर जब इंटरनल सिक्योरिटी को लेके इश्यूज़ हैं या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन जो है किसी देश का अगर आपके राज्य में होगा, तो उस केस में राष्ट्रपति शासन देश के अंदर लग जाता है, जैसा इमरजेंसी के दौरान हुआ था। रही बात इस विषय में, बंगाल के विषय में अगर हम बात करें, तो अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उस केस में सारी पावर जो होगी वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी और गवर्नर जो होंगे वो एक तरीके से इंचार्ज होंगे स्टेट के, वो देखेंगे कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का मसला सही है या नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1975 में भी जो है इस तरीके के हालात बंगाल में हुए थे जब सिद्धार्थ बसु जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त भी जो है इस तरीके की बातें हुई थी। तो बंगाल हमेशा से पॉलिटिकली बहुत वोलेटाइल रहा है। आज के संदर्भ में जो है, अब उस वक्त जब कम्युनिस्ट जो है विचारधारा वो हावी थी, आज के संदर्भ में आज देखेंगे तो रोहिंग्या और ख़ासतौर पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो उनकी पॉलिटिक्स की वजह से, और क्योंकि स्टेट जो पूरी तरीके से सबसर्विएंट हो चुकी है आप देखेंगे, तो उस वजह से आज बंगाल में ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आता जा रहा है और हिंदू खतरे में है वहाँ पे।
और पूरी तरीके से जैसा मैंने आपको कहा कि अपना विभाजन के समय जैसे हालात थे वैसे हालात वापस उत्पन्न हो रहे हैं। तो भारत की अखंडता और प्रभुता को बचाने के लिए आज के समय में राष्ट्रपति शासन लगना बहुत ही अनिवार्य है। और राष्ट्रपति शासन ही जो है वो बंगाल को एक तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग से और टुकड़े होने से बचा सकता है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, अगर वहाँ पे सीआरपीएफ या वहाँ पे जो बटालियन है हमारे आर्मी की और हमारे जो बीएसएफ है, जो भी मतलब देश का जो कर्णभार देख रही हैं जो सेनाएं, अगर उनकी, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो आप जानते हैं जैसा कि अपना संविधान के हिसाब से उनको ताकत है, वो तीनों जो आर्म फोर्सेज है उनके हेड होते हैं प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट अपने हाथ में पावर लेंगे, जब गवर्नर जो हैं वो इसको देखेंगे, तो उस वक्त जो है जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं बंगाल में वो संभल सकती हैं। सर, पश्चिम बंगाल में आज जिस तरीके के हालात हैं, बेशक ममता बनर्जी और उनकी पुलिस चुपचाप इस पूरे मामले को लेकर बैठी हो, पर आज पश्चिम बंगाल में जो डर का माहौल है, लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। आने वाले साल में वहाँ विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या इस तरीके के हालात वहाँ विधानसभा के चुनाव होने देंगे? क्योंकि जब जनता ही वोट नहीं करने जाएगी तो सरकार किस तरीके से चुनी जाएगी? तो क्या अभी से इन तमाम चीज़ों को लेकर इलेक्शन कमीशन और देश की राष्ट्रपति को अभी से चीज़ें जी बिल्कुल 2026 में जो चुनाव वहाँ पे ड्यू हैं और 2026 अप्रैल या मई के आसपास चुनाव होंगे वहाँ पे। तो अभी आप देखें, एक साल में जो है ममता बनर्जी सरकार ज़्यादा चाहेगी कि वो जितने दंगे हो सके वो करवाएं और जितने हिंदू हैं उनको पलायन करवाएं, ताकि हिंदू वोटर जो है वो वहाँ वोट नहीं कर सके, क्योंकि उनकी सरकार का जो पूरा ताना बाना जो ढांचा है वो मुस्लिम वोटों पे है, ये सबको पता है वहाँ पे। और जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जितना वोट शेयर जो है जो घुसपैठियों का बढ़ेगा और जितना हिंदुओं का कम होगा, उतना ही सरकार को टीएमसी के वापस आने के आसार हैं। अब क्योंकि हिंदू पलायन कर रहे हैं, जैसा कश्मीर में हुआ था 1990 में कि हिंदू पलायन कर गए थे और उसके बाद वहाँ आपने देखा था गवर्नर रूल लग गया था कश्मीरी पंडितों के जाने के बाद, तो वैसे ही हालात आज बंगाल में उत्पन्न हो गए हैं कि हिंदू पलायन पे हैं। और जब आपका कोर वोटर जो है जो बंगाली अस्मिता के जिसके ऊपर जिस दारोमदार है, वही वोटर जब वोट नहीं कर पाएगा, आप घुसपैठियों के वोट के आसार के बदले वहाँ पे सरकार नहीं चुन सकते। सर, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर सुनवाई जारी है, तो क्या आज पश्चिम बंगाल में आज जिस तरीके के हालात हैं सुप्रीम कोर्ट पर, इस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि कल सुनवाई होने वाली? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हालांकि मुद्दा तो वक्फ के अंदर जो संशोधन हुआ है उसके गैर संवैधानिक या संवैधानिक होने पे है, लेकिन उसकी वजह से देश के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर उसका भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को हाथों हाथ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगानी चाहिए, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई विषयों के ऊपर खुद जो है संज्ञान लिया है, वैसे ही बंगाल सरकार को फटकार लगा के उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए।